आज जो है फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 7 देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत फिनॉल में जो बेंजीन रिंग है उससे संबंधित अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत क्या डिस्कशन किया जाएगा, आज दो हिस्से हम डिस्कस करेंगे। एक होगा नाइट्रेशन और दूसरा होगा सल्फोनेशन। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें कि जब आप बेंजीन रिंग पर संबंधित अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं, ये फिनॉल और ऑक्सीजन पर आप जानते हैं 2 लोन पेयर्स होते हैं यहाँ पर, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर वाला है। यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट जनरेट होता है। तो अगर प्लस आर इफेक्ट या इसी को हम प्लस एम इफेक्ट मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, तो इसके कारण होता क्या है, जो फिनॉल है अगर उसको हम कुछ ऐसी रिएक्शन सिचुएशन से गुजारें जहां पर रिंग पर सब्स्टिट्यूशन होता है, रिंग पर प्रतिस्थापन अगर हो, तो वो आर्थो पैरा दैशिक टाइप का होगा। मतलब ये जो प्लस आर इफेक्ट होगा जिससे फिनॉल के नए डेरिवेटिव मिलेंगे, वो मिलेंगे कैसे, आर्थो और पैरा डेरिवेटिव, आर्थो और पैरा डेरिवेटिव या आर्थो और पैरा व्युत्पन्न मिलेंगे। तो फिनॉल का जब बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो जो व्युत्पन्न उत्पाद प्राप्त होंगे वो मिलेंगे कहाँ पर बेटा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। आर्थो मतलब 1,2, पैरा मतलब 1,4। क्लियर। अब ये आर्थो पैरा डेरिवेटिव बनता क्यों है, तो इसका सीधा रीज़न आपको मिलेगा फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। आप जरा देखिए, ये फिनॉल दिस वन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ये कार्बन sp2, ये जो लोन पेयर है, ये कार्बन इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा, रिंग की तरफ, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो इससे क्या होगा, ये शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के साथ इस पर क्या है, प्लस चार्ज। क्लियर। दूसरे हिस्से पे आओ, ये नेगेटिव चार्ज अब पूरे रिंग पर डीलोकलाइज होगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो इससे एक अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा फिनॉल का, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड अलोंग विद ऑक्सीजन, ये तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और ये H, ये हो गया। अगली बार फिर से अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये क्या होगा बेटा, लाइक दैट, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड H, ये आ गया, डबल बॉन्ड O के साथ H लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फिनॉल के स्ट्रक्चर हो गए। एक और बना लेते हैं, इसमें देखेंगे शिफ्टिंग हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये मिल गया, दिस बॉन्ड, दिस एंड दिस, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ। आप देखें तो पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज कर गया है, पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज कर गया है। दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं किसकी, फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं हैं। ठीक। अब इसमें अगर आप देखें तो जो रिंग पर, चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आ रहा है, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट। और इस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से, पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन या कह सकते हैं लोन पेयर, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर, उसके डीलोकलाइजेशन से पूरे रिंग पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। और वो नेगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप हो रहा है, ये हम देखें तो नेगेटिव चार्ज पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन नंबर 1 है, और ये 2 पोजीशन नंबर 2 हो गया, ये पोजीशन नंबर 4 हो गया, और ये पोजीशन नंबर 6 हो गया। ये पोजीशन नंबर 2, ये 1 है बेटा, ये 2 पोजीशन, 4th पोजीशन और 6th पोजीशन। आप 2 और 6 पोजीशन को क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं, और 4 पोजीशन क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। अगर 1 के साथ 2 आए, 1,2 आए या 1,6 आए, 1,2 या 1,6 सेम होता है, 1,2 कहो चाहे 1,6 कहो, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, इधर से काउंट करो पहले, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 वाली 1 2 और 1 6 वाली पोजीशन सेम होती है, दैट इज आर्थो पोजीशन। 1 4 वाली जो पोजीशन होती है वो क्या होती है बेटा, पैरा पोजीशन। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस सेंटर पे बढ़ी है, आर्थो पर और पैरा पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस सेंटर पर बढ़ी है, आर्थो पर और पैरा पर। अब आप बताइए, अगर इस फिनॉल पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं का अटैक हो,
इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, बेंजीन रिंग पर ज़्यादातर अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, मतलब वहाँ से H प्लस हटता है और कोई दूसरा प्लस वाला आता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है एट द प्लेस ऑफ H सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इसको क्या चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर लवर है ना, या इलेक्ट्रॉन पेयर लविंग बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लविंग स्पीसीज, मतलब ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को चाहता हो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लविंग स्पीसीज कहाँ अटैक करेगा, जहाँ उसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है, पोजीशन नंबर 2 पर है, पोजीशन नंबर 4 पर, पोजीशन नंबर 6 पर है। पोजीशन नंबर 2 और 6 क्या बोल रहे हैं हम, आर्थो, और 4 को बोल रहे हैं पैरा। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई है आफ्टर डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कहाँ हुई है, आर्थो और पैरा पर। आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं बढ़ी है। तो अब आप क्या कहेंगे कि अगर फिनॉल में अगर रिंग पर प्रतिस्थापन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ अटैक करेगा, सबसे सुटेबल साइट कौन सी होगी, पोजीशन नंबर 2, 4 और 6, मतलब पोजीशन नंबर आर्थो और पैरा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं वो क्या, कौन सा डेरिवेटिव बनाएंगे, आर्थो और पैरा। इट मीन्स फिनॉल के जितने भी कंपाउंड के डेरिवेटिव्स आपको मिलेंगे इस रिएक्शन के अंतर्गत, वो सब व्युत्पन्न कैसे होंगे बेटा, आर्थो और पैरा। कैसे व्युत्पन्न होंगे, आर्थो और पैरा। ठीक है, अब ये था, दिस इज द थीसिस ऑफ दिस रिंग सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अब इसके अंतर्गत रिएक्शंस कौन कौन से हम देख रहे हैं, हम नाइट्रीकरण देख रहे हैं, सल्फोनीकरण देख रहे हैं। आज 2 रिएक्शन इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट इट। तो फिनॉल के बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन में पहला हिस्सा देख रहे हैं बेटा, नाइट्रीकरण। तो बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन होना है, इलेक्ट्रोफाइल का प्रतिस्थापन होना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का या इलेक्ट्रॉन रागी का। ठीक है, अब देखिए जरा, उसके लिए हम नाइट्रिक कारक अभिकर्मक यूज़ करेंगे, मतलब जिसके थ्रू हम नाइट्रेशन कराएंगे। फिनॉल का नाइट्रेशन कराने के लिए हमें कोई ना कोई रिएजेंट चाहिए होता है ना, तो वैसे हम यूज़ करें नाइट्रीफाइंग एजेंट। एंड द नाइट्रीफाइंग एजेंट क्या होता है ये, तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट HNO3 अलॉन्ग विथ कंसनट्रेट H2O4। तो रिएक्शन इससे होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2O4। तो कंसनट्रेट HNO3 और प्लस कंसनट्रेट H2O4 का जो मिक्सचर होता है वही कहलाता है नाइट्रिक कारक अभिकर्मक या नाइट्रीफाइंग एजेंट। क्लियर। अब इस एजेंट में या इस एजेंट से होता क्या है, एक चीज़ समझिए आप। बेंजीन रिंग का यहाँ से H प्लस हटेगा, बेंजीन रिंग का H प्लस हटेगा। कौन सा H प्लस हटेगा, तो सिंपल बता रहे थे अभी हम आपको, आर्थो और पैरा पोजीशन का H प्लस हटेगा और उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, NO2 प्लस आयन का। किसका, NO2 प्लस आयन का। दैट आयन इज नोन एज नाइट्रोनियम आयन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं कि नाइट्रेशन में किस रिएजेंट का सब्स्टिट्यूशन होता है, नाइट्रेशन प्रोसेस में किस समूह का या किस अभिकर्मक का प्रतिस्थापन होता है। तो H प्लस की जगह पर किसका प्रतिस्थापन होता है बेटा, NO2 प्लस का। दिस इज नाइट्रोनियम आयन। क्लियर, याद रखिएगा इसे। अब देखिए जरा क्या होता है यहाँ पर। इसकी 2 सिचुएशंस हैं। फिनॉल के साथ प्रॉब्लम ये है कि फिनॉल को अगर आप नाइट्रिक एसिड के संपर्क में लेके आए, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है बेटा, ये प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक, नाइट्रिक एसिड जो है प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो अगर इसको फिनॉल के संपर्क में लाया जाएगा तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन होने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाए और क्या बन जाए, पैरा बेंजोक्विनोन। ऑक्सीडेशन में बता चुके हैं आपको, पैरा बेंजोक्विनोन और फिनॉल के दूसरे अणुओं से क्रिया करके बना लेगा फिनोक्विनोन। पहले क्या बनाएगा, पैरा बेंजोक्विनोन, और बाद में फिनॉल के अणुओं से क्रिया करके बना लेगा क्या, फिनोक्विनोन, जो कि गुलाबी रंग का होता है और फिनॉल को फिनॉलिक रेड या कह सकते हैं डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर फिनॉल को आप ऑक्सीजन मतलब एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आप प्रबल ऑक्सीकारक के संपर्क में लाएंगे तो और ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो करते क्या हैं, अगर फिनॉल को डायरेक्ट नाइट्रेशन हम करा दें तो यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड या कंसनट्रेट H2O4 का इस्तेमाल ना करके हम डाइल्यूट HNO3 का इस्तेमाल कर रहे हैं और टेम्परेचर भी हम कम रख रहे हैं। तो पहली कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंतर्गत हम पहली कंडीशन यूज़ कर रहे हैं डाइल्यूट HNO3, तनु HNO3
व ठंडे में, मतलब हम डाइल्यूट HNO3 का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो टेम्परेचर है वो भी अप्रॉक्स 0 to 10 डिग्री सेल्सियस हम रख रहे हैं, 0 से 5 या 10 डिग्री सेल्सियस हम रख रहे हैं, तो टेम्परेचर बहुत ठंडा है या बहुत कम है। क्लियर? तब क्या होता है, तो ये फिनॉल, तो फिनॉल को अगर आप तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, तनु नाइट्रिक अम्ल, ये हमने लिखा है HNO3 तोड़ के लिखा है हमने, HNO3 के साथ अगर आप 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पे अपक्रिया कराएं तो आपको मिल जाएगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल OH NO2 प्लस यहाँ पर भी क्या, पैरा। अब आर्थो वाला तो एक ही स्पीसीज, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, ध्यान रखना सेम है, चाहे इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए। अगर एक सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तब आप फिनॉल के रेस्पेक्ट में, चाहे इधर चाहे इधर, तो ये क्या हो गया 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रो 1 2 2 नाइट्रोफिनॉल, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शन ग्रुप है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, या इसको बोल दीजिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल। और ये क्या हो गया बेटा 4 नाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अगर इसका कंपोजिशन परसेंटेज आप पता करें कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या था, पूरे तरह से बना है क्या, नहीं पूरी तरह से नहीं बना है, ये अप्रॉक्स 40% बनता है और ये 15% बनता है। मतलब अगर फिनॉल का आपने नाइट्रेशन किया है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, जैसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसके साथ किया है 0 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिलता है, आर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलता है, लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन में आर्थो 40% और जो पैरा है वो 15%, तो केवल 55% हुआ, तो रेस्ट कहाँ गया फिर, रेस्ट क्या होगा, रेस्ट जो होता है, जो भी रेस्ट पार्ट है वो ऑक्सीडाइज्ड फिनॉल होता है। इसीलिए इस तरीके से अगर आप आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना चाहते हैं तो ये अच्छी यील्डिंग नहीं देता है, मतलब अच्छी मात्रा आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की नहीं बनती है। ठीक है, क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि फिनॉल बड़ी आसानी से नाइट्रिक एसिड के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब आप सोचिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गया और बहुत कम कंसंट्रेशन है इसका, उसके बावजूद भी हमें केवल 40% नाइट्रिक एसिड मिल रहा है आर्थो का और पैरा वाला 15, मतलब कुल मिलाकर हम कहें 55% नाइट्रोफिनॉल से मिल रहा है, रेस्ट पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फिनॉल है। क्लियर? अब इसमें इसकी मैकेनिज्म की या ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसके पीछे का एक तर्क दिया था, एक लॉजिक है कि जो नाइट्रेशन आप कराते हैं या नाइट्रिक एसिड के डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के आप रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्ट नाइट्रो कंपाउंड ना मिलकर के नाइट्रोसो डेरिवेटिव मिलता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको हम क्रियाविधि के अंतर्गत लिख दे रहे हैं यहाँ पर मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म के अंतर्गत लिख रहे हैं इसे बेटा। क्या होता है यहाँ पर, ये है फिनॉल जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आप यूज़ करते हैं इस टेम्परेचर पे तो वहाँ कुछ कंटेंट नाइट्रस एसिड का भी होता है। नाइट्रस एसिड का मतलब हो गया HONO, वैसे नाइट्रस एसिड मतलब होता है HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड, ये हो गया HONO। क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर्स मिलेगा आर्थो और पैरा का, तो ये हो गया NO आर्थो का और पैरा का। ठीक, तो ये क्या है, दिस इज आर्थोनाइट्रोसोफिनॉल और ये है बेटा पैरानाइट्रोसोफिनॉल। ठीक है, आर्थोनाइट्रोसोफिनॉल और पैरानाइट्रोसोफिनॉल, इसी का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, और फिर मिलता है आपको आर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज NO से बन जाता है NO2 और यहाँ पर भी NO से क्या बन जाता है NO2, तो ये हो गया आर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये क्या हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। दिस इज द मैकेनिज्म स्टेप्स फ्रॉम फिनॉल टू आर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट 0 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर? फिर भी ये अच्छा तरीका नहीं है डेराइव्ड फॉर्म प्राप्त करने का, कारण क्योंकि इसमें मिक्सचर्स मिल रहे हैं और दूसरा जो कंपोनेंट हमें 2 चाहिए थे मेजर, उसमें दूसरे जो फिनॉलिक ऑक्सीडाइज्ड फिनॉल है उनकी मात्रा ज़्यादा है। अब आप कहिए कि अगर हमें अच्छा यील्ड प्राप्त करना हो, हमें अच्छी मात्रा आर्थोनाइट्रोफिनॉल की प्राप्त करनी हो, तब क्या करेंगे, देखते हैं।
अब अगर आप आर्थो नाइट्रोफिनॉल की यील्डिंग अच्छी प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल है, क्या करिए, आप अप्रॉक्स 20% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, टेम्परेचर रखिए कम, और उससे प्रोडक्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। मतलब यील्डिंग जो होगी वो लगभग 90% तक आप फाइंड आउट कर सकते हैं आर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल्स को। मतलब सिंपल रिएक्शन थी, वही जो बता रहे थे भी आपको, ये फिनॉल नाइट्रिक एसिड और आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल, इसके पहले जो बताया था वही था रिएक्शन, ठीक है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल ये मिलेगा बेटा, और इसकी यील्डिंग जो है वो अच्छी होगी। तो वेरी डाइल्यूट HM3 के बजाय आप ले लीजिए अप्रॉक्स 20% नाइट्रिक एसिड, और इस कंडीशन में आपको जो डेरिवेटिव्स मिलेंगे आर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल्स के, उनकी यील्डिंग अच्छी होती है, उनकी मात्रा जो होगी वो अच्छी होगी। अब दूसरा पैटर्न देखो, अब हम यूज़ कर रहे हैं कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, इससे हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है, या कह सकते हैं इन दोनों के साथ करा रहे हैं। अब होगा क्या, इस रिएक्शन में अगर आप कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ फिनॉल को एक्सपोज करने जा रहे हैं, तो ये निश्चित मानिए कि जो भी कंपाउंड मिलेगा उसमें इसकी प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होगी। अभी तो डाइल्यूट से भी वो ऑक्सीडाइज हो रहा था फिनॉल, और अगर आप कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं तब तो और ज़्यादा इट इज़ इजी टू ऑक्सीडाइज इन पैराबेंजोक्विनोन एंड फिनोक्विनोन, तो बहुत आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगा फिनॉल। तो अब क्या किया जाए, तो अब एक काम ये करते हैं, फिनॉल को अगर आप नाइट्रो डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं, अगर आप मोनो डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं, मतलब एक नाइट्रो जैसे इस टाइप का था, 1 नाइट्रो या 1 नाइट्रो, तो नो प्रॉब्लम, आराम से आप करा लीजिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आपको आर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डाई नाइट्रो और ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं, डाई नाइट्रो और ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं फिनॉल्स के, तब आपको OH का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो OH का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, OH का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है, ठीक है, इस OH का प्रोटेक्शन कर दीजिए। इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप, प्रोटेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक। जब OH को आप प्रोटेक्ट कर देंगे, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला ग्रुप भी बोलते हैं। जब हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक पोर्शन को ऑक्सीडाइज होने से बचाना हो या उसके डिकम्पोजिशन होने से बचाना हो, दूसरे पोर्शन में हम रिएक्शन भी कराना चाहते हैं, तो उस दशा में हम करते क्या हैं, जो टर्मिनल या जो फंक्शनल ग्रुप चांसेस है कि वो आसानी से ऑक्सीडाइज जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्शन करते हैं मतलब उसकी सुरक्षा करते हैं। तो सुरक्षा करने के लिए अगर ये OH है तो इसको सुरक्षित करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, इसको एसिटाइलेशन करा दीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दीजिए, या एक और कंपाउंड है जिसे हम टॉसिल क्लोराइड बोलते हैं, टॉसिल क्लोराइड, इसका जनरल फार्मूला होता है TSCl, वैसे है ये टॉसिल क्लोराइड दैट CH3SO2Cl, ये टॉसिल क्लोराइड। तो इनमें से किसी के साथ भी अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो OH का प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो OH को प्रोटेक्ट करके, OH की सुरक्षा करके हम बड़ी आसानी से फिर उसका डाई नाइट्रो डेरिवेटिव और ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो OH के प्रोटेक्शन का तरीका था, एसिटिल क्लोराइड से करा दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से, टॉसिल क्लोराइड से। ये अगर इनके साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो इस ग्रुप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, जिससे डाई और ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव बन जाएंगे। क्लियर बेटा। मोनोनाइट्रिक डेरिवेटिव बनाना है तो सिंपल रिएक्शन, लेकिन अगर डाई नाइट्रो 2 बार नाइट्रो लगाना है, 3 बार नाइट्रो लगाना है, तो ये जरूरी है कि फिनॉल का प्रोटेक्शन किया जाए। क्लियर। एक और तरीका हम बता रहे हैं, ये तो एक तरीका था और थोड़ा ये लेवल अलग था, ये हम जो तरीका बता रहे हैं, फिनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन डायरेक्ट कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन ना करा करके पहले उसका हम सल्फोनेशन कराएंगे, सल्फोनीकरण कराएंगे। ध्यान रखिएगा, फिनॉल को पहले हम क्या कराएंगे, सल्फोनेशन। तो फिनॉल का पहले हम कराएंगे सल्फोनेशन और फिर कराएंगे नाइट्रेशन। ये क्यों करा रहे हैं या पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है इसका
कि फिनॉल से हम डाई और ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं, तो हम उस फिनॉल को या उसके ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए प्रोटेक्ट कर सकते थे। दूसरा तरीका है कि उसका हम सल्फोनेशन कर दें। सल्फोनेशन कराने के बाद तब हम आसानी से इसका नाइट्रेशन कर देंगे। सल्फोनेशन करने से SO3H आएगा जो कि बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर जाएगा। अब देखो ज़रा, फिनॉल, ये फिनॉल है, फिनॉल को पहले सल्फोनेशन कराओ। तो सल्फोनेशन कराने के लिए हम रिएक्शन कैसे कराएंगे बेटा? H2SO4 से। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं HOSO3H, HOSO3H, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। अब फिनॉल वैसे भी आर्थो पैरा डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ मिलेगा SO3H आर्थो पोजीशन पे और फिर मिलेगा पैरा पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ध्यान रखिएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन मिल रहा है। अब क्या होगा देखो, यहाँ क्या होगा, ये है 2 हाइड्रोक्सी, ये बड़ा क्रियात्मक समूह है और ये छोटा, ये हायर प्रायोरिटी वाला है, लेस प्रायोरिटी वाला है। तो ये क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये क्या है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये 4 हाइड्रोक्सी, ये आर्थो हो गया, ये पैरा हो गया। अब इसका नाइट्रेशन करा दो, अब इसका नाइट्रेशन करा दो नाइट्रिक एसिड के साथ। क्लियर? जब नाइट्रेशन कराओगे तो SO3H जो है ये भी आर्थो, ये मेटा डेरिवेटिव होता है। SO3H जो है वो मेटा डेरिवेटिव होता है। SO3H -M इफेक्ट शो करता है मेटा डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ये SO3H का स्ट्रक्चर है और इस सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है। इस सल्फर के पास कोई लोन पेयर है, मतलब इस कार्बन और यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कार्बन और सल्फर के बीच में है, कार्बन और सल्फर के बीच में है। तो सल्फर पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, 2-2-4 और 1-5-6 खत्म हो गया है। तो सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये मेटा डेरिवेटिव होता है। मेटा डेरिवेटिव होता है, मतलब इसके प्रेजेंस में जो अगला इलेक्ट्रोफाइल आता है वो मेटा प्लेस पे आएगा। अब जरा इसको मेजर मानते हुए मेटा पोजीशन कौन सी होगी, तीसरी और पांचवी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये पोजीशन क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पोजीशन पांचवा है। ध्यान से देखना इसे, ये पांचवा है और ये तीसरा है, इसके रेस्पेक्ट में। क्यों इसके रेस्पेक्ट में? क्योंकि SO3H की प्रायोरिटी OH से कहीं ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 5 और ये बेटा क्या है, 6। क्लियर? या 1 2 3 4 5 6 इधर से काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ऐसे ही काउंट कर देते हैं क्योंकि उधर नज़दीक पड़ेगा ना, इधर से काउंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से। यहाँ आ जाओ, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब जरा देखो, ये पोजीशन नंबर 3 और ये पोजीशन नंबर 5, ये पोजीशन नंबर 3 और 5, ये क्या है, मेटा पोजीशन कौन सी होती है, 3 और 5 होती है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है और ये मेटा है। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला मेटा है और ये वाला मेटा है। तो जब इस सल्फोनेटेड फिनॉल को आप नाइट्रेशन कराते हैं तो होता क्या है, ये कंसंट्रेशन। अब देखिए, जब आप कराएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखो, ये है बेटा OH, ये वाला बना रहे हैं, ये SO3H। अब इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा था और ये मेटा था, तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ लग जाएगा NO2 और नाइट्रो ग्रुप यहाँ लग जाएगा। क्लियर? इसके साथ जरा देखो, यहाँ पर क्या है, इसके रेस्पेक्ट में मेटा ये था, तीसरा और पांचवा, तो नाइट्रो ग्रुप ये SO3H हो गया, NO2 यहाँ लगेगा, NO2 यहाँ लगेगा और ये तो लगा है फिनॉल। समझ में आई बात? तो इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है और ये मेटा है। तो चूंकि OH और SO3H में मेन गवर्निंग जो फंक्शन ग्रुप है वो SO3H है, हायर प्रायोरिटी वाला। तो जो अगला इलेक्ट्रोफाइल आता है, जैसे अब अकेले जब फिनॉल था तो आर्थो पैरा आ रहा था, लेकिन जब SO3H भी आ गया तो फिनॉल और SO3H, मतलब OH और SO3H में हायर प्रायोरिटी जो है वो SO3H की है, और यही डिसाइड करेगा कि अगला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आता है। तो जो SO3H है वो मेटा डेरिवेटिव होता है, इसीलिए तीसरे और पांचवें नंबर पर आएगा विद रिस्पेक्ट टू SO3H। ध्यान रखिए, SO3H के रेस्पेक्ट तीसरे और पांचवें पर, इसके में भी तीसरे और पांचवें पर आया है। अब इसका फर्दर नाइट्रेशन कराओ बेटा। अब जानते हैं क्या, SO3H आसानी से सब्स्टिट्यूट भी होता है और आसानी से हट भी जाता है विद द हेल्प ऑफ NO2 प्लस आयन, बड़ी आसानी से हट जाएगा। अब देखो ज़रा,
ये OH तो वहीं लगा रहने दो अभी फ़िलहाल, यहाँ NO2 लग चुका है, लगा रहने दो, ठीक, लग चुका है। इस कंपाउंड में इस कंपाउंड में NO2 बड़ी आसानी से यहाँ लगता है, बड़ी आसानी से लगता है, यहाँ ये लग गया, यहाँ पहले से लगा हुआ था। अच्छा, इस कंपाउंड में देखें अगर आप, तो इस कंपाउंड में इन दोनों प्लेस पे पहले NO2 लगा हुआ था। ये वाला कंपाउंड, ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन है, ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। यहाँ भी क्या लग जाएगा, NO2, मतलब इसके और इसके दोनों के द्वारा जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। और ये क्या है, ये है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल एंड दैट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। क्या होता है बेटा, ये पिक्रिक एसिड, क्लियर। ये एक टाइप का क्रिस्टल है। पिक्रिक जो टर्म आया है, दिस इज पिक्रॉस से मिलकर बना है, पिक्रॉस, वहीं से इसका इस टर्म का ओरिजिन है। पिक्रॉस का मतलब होता है बिटर। तो इस पिक्रिक एसिड का जो टेस्ट होता है वो बहुत कड़वा होता है, तो दिस बिटर इन टेस्ट, सो इसीलिए इसका नाम क्या है, पिक्रिक। अब एसिड क्यों है, क्योंकि हाईली एसिडिक होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स में हम बता चुके हैं आपको। ये जो NO2 है, ये NO2 ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, मतलब ये -I इफेक्ट शो करता है, ये भी -I इफेक्ट शो करता है और ये भी -I इफेक्ट शो करता है। तो उस केस में यहाँ से जो H+ है उसका एलिमिनेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल इट विल बी मोर एसिडिक दैन डाई नाइट्रोफिनॉल एंड मोनोनाइट्रोफिनॉल। मतलब NO2 जहाँ 3 लगे हैं वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ 2 लगा है, यहाँ 1 लगा है, क्लियर। तो इसीलिए पिक्रिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, सबसे ज़्यादा एसिड होता है नाइट्रोफिनॉल्स की कैटेगरी में, सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होता है। अब पिक्रिक एसिड जो होता है, इससे डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्रेट्स बनते हैं। ये इसका टेस्ट हो गया, पिक्रेट्स बनते हैं, ये पिक्रेट्स बनते हैं, ठीक है। ये सॉलिड हैं। और पिक्रिक एसिड को थोड़ा सा हम और बता दें, ये येलो सॉलिड होता है बेटा, येलो सॉलिड। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 222 डिग्री सेल्सियस होता है, 222 डिग्री सेल्सियस होता है। और ख़ास बात क्या है, पिक्रेट्स जो होते हैं इनसे हम टेस्टिंग करते हैं, फिनॉल की, एमीन्स की, क्रेसॉल्स की। कैसे, पिक्रेट्स सॉल्ट, जो पिक्रिक एसिड है उसका सॉल्ट बनाते हैं, तो उस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, पिक्रेट्स। जैसे एसिटिक एसिड, एसीटेट, वैसे हम पिक्रेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो पिक्रेट सॉल्ट के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप लाइक दैट फिनॉल, एमीन्स, क्रेसॉल्स, इन सब का केमिकल एस्टिमेशंस भी करते हैं, क्लियर। तो दिस इज अबाउट योर नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सल्फोनेशन। तो इस पार्ट में अगला है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण कराने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सल्फोनेटिंग एजेंट चाहिए होगा। सल्फोनीकारक अभिकर्मक वो क्या होता है, सधूम्र H2SO4 हम इस्तेमाल कर सकते हैं या सांद्र H2SO4 इस्तेमाल कर सकते हैं। सधूम्र H2SO4 ये वास्तव में जो है कंसनट्रेट H2SO4 प्लस SO3 का गैस का मिक्सचर होता है, ठीक है, जो कंसनट्रेट H2SO4 से बनाया जाता है, जिसमें से SO3 के ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। तो फ्यूम्स निकलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लियर। इस फिनॉल्स के केस में चूंकि ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से हो जाना है, इसलिए हम यूज़ सिर्फ करते हैं कंसनट्रेट H2SO4, क्लियर। अब सल्फोनेशन में होगा क्या, बेंजीन रिंग का आर्थो और पैरा प्लेस, ध्यान रखिए बेटा, पूरे केसेस में जहाँ जहाँ ये फिनॉल संबंधित रिएक्शन आएंगी वहाँ +R इफेक्ट काम करेगा, और +R इफेक्ट के कारण जो है आर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलेंगे। तो जो सल्फोनेशन, तो इस सल्फोनेशन में होगा क्या, जो फिनॉल का आर्थो और पैरा प्लेस का बेटा H+ है इलेक्ट्रोफाइल, वो सब्स्टिट्यूट होगा किससे, SO3H+ से, SO3H+, इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। SO3H+ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा H+, क्लियर। अब इसकी 2 कंडीशंस हैं, एक है जब टेम्परेचर कम रखा जाए और एक टेम्परेचर जब ज़्यादा कर दिया जाए। जब नॉर्मल टेम्परेचर है, दिस इज RT, ये रूम टेम्परेचर है, इस पर आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो आर्थो वाला मिलेगा, पैरा भी मिलेगा, लेकिन मेजर कंपोनेंट जो होगा वो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिलेगा। जब टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जब टेम्परेचर नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर है, तो आर्थो विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? ये सल्फोनेशन था और इसके पहले हम नाइट्रेशन डिस्कस किया। तो आज 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए सब्स्टिट्यूशन में। एक तो हमने रीजन बताया कि आर्थो और पैरा क्यों हो रहा था विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल्स, और उसके अंदर दूसरा हिस्सा जो हमने डिस्कस किया 2 रिएक्शन थे जिसमें नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। क्लियर? आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगले रिएक्शंस इसके बाद वाले पार्ट में मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।